स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए, उसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपका जो भी आंसर होगा ट्रू होगा तो उसके लिए भी आपको रीजन देना है, एंड फॉल्स होगा तो उसके लिए भी आपको रीजन देना है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आपके पास है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है? आप पहले इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास ये एक सिंगल पॉइंट है, तो आप इसको देख रहे हैं, इसको इधर से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी, ऐसे इस तरीके से तो आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ तो बोल रहा है कि एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स है। तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स। रीजन क्या होगा? बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट infinitely many lines can pass। देखिए, फॉल्स हो गया। बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इनफाइनेटली मेनी लाइन्स कैन पास। बहुत सारे लाइन्स आपके पास हो सकते हैं, इसलिए जो ये एक लाइन के बारे में बोल रहा है ये आपका गलत है। अब आपके पास सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एंड उससे बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, यानी बहुत सारे, जिसको अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उतने लाइन्स पास हो सकते हैं। फिर से आप देखें, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हमारे पास है, ए एंड बी, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट। इससे आप देखें बस तो एक ही तो लाइन पास हुआ। आप या इधर से करें या इधर से ज्वाइन करें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो इनफाइनाइट बोल रहे थे। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। बिकॉज फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, points only one line can pass। क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये आपको बताया गया था, इसके पहले भी पोस्टुलेट्स में आपको बताया जा चुका है कि पोस्टुलेट में बताया जा चुका था टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब होता है कोई भी लाइन जिसमें दो एंड पॉइंट है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए बी, तो ये इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी आप जितना चाहें उतना इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू हम लोग लिख लिए। इसमें लिखेंगे बाय पोस्टुलेट 2। पोस्टुलेट 2 क्या है? दैट इज, इसका स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, अ terminated line can be produced indefinitely। इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल है तो उनका रेडियाई भी इक्वल होगा। आप इसमें देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल, अगर ये दोनों सर्कल्स इक्वल हैं तो इनका रेडियस अगर आप मेजर करेंगे बिल्कुल ये सिमिलर ही होगा। सेम रेडियस सिमिलर होगा तभी दो सर्कल्स इक्वल होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। इसमें रीजन हम लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल सर्कल्स coincides
coincide each other। कॉन्साइड का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से कवर कर लेगा, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पर एक सर्कल है या दो सर्कल हैं। तो इसलिए क्या होगा, अनकॉन्साइड जब हो गया तो देयरफॉर देयर रेडियाई आर इक्वल, या फिर देयर रेडियाई विल बी इक्वल। इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रू फॉल्स करना है। इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, आपके पास ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है एंड नेक्स्ट पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन आपको दिखाना है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई होगा। ये आप एग्जाम में पढ़ चुके हैं कि कोई भी सेम थिंग्स के अगर कोई भी दो चीज़ सेम थिंग के इक्वल होता है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा। बाय यूक्लिड्स एग्जाम, यूक्लिड एग्जाम से इक्वल होगा एंड दैट इज यूक्लिड्स का एग्जाम्स का स्टेटमेंट क्या था वो भी हम लोग लिख दे रहे। थिंग्स विच आर equal to the same thing are equal to one another। बाय यूक्लिड्स एग्जाम दैट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। आप देख रहे हैं ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपके पास जो भी टर्म्स है उसके लिए डेफिनेशन देना है। उसके बाद क्वेश्चन है आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। जो भी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे क्या उसमें कुछ और भी ऐसे टर्म्स आएंगे जिनको डिफाइन करने की ज़रूरत होगी, व्हाट आर दे, एंड अगर आते हैं तो वो कौन से टर्म्स होंगे, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, एंड हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस इन अ प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। अब देख रहे हैं कोई भी दो लाइंस जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो एंड उनके बीच की दूरी आप देख रहे हैं हमेशा इक्वल होगी, तब ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या इस डेफिनेशन में कोई कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो अनडिफाइंड है, बिल्कुल है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लोग प्लेन के बारे में बोल रहे हैं, लाइन के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखे, या हम लोग लिखेंगे हियर द अनडिफाइंड टर्म्स आर लाइन एंड प्लेन। यहाँ पर हमारे पास लाइन आ रहा है, प्लेन आ रहा है, ये दोनों का हम लोग डिफाइन नहीं किए, इसलिए ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर कौन से अनडिफाइंड टर्म आए हैं वो भी आपको लिखने हैं। अब हमारे पास सेकेंड जो टर्म है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन्स। इसका डेफिनेशन होता है टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे तो उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाएगा। आप देखें, मान लीजिए एक लाइन हमारे पास ये हो गया एंड दूसरा लाइन इधर है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए ये ए बी है, सी डी है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। सी डी किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। एंड अनडिफाइंड टर्म यहाँ पे क्या है, हियर द अनडिफाइंड टर्म इज राइट एंगल। राइट एंगल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं। हमारे पास थर्ड टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। आप देख लें, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास लाइन है, लाइन को हम लोग दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इसके बीच के दो पॉइंट्स को अगर हम ले ले ए बी, जिनका लेंथ फिक्स होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। देखिए इसका डेफिनेशन है, अ पार्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन ए लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट।
इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या हो गया, हियर द अनडिफाइंड टर्म इज पार्ट ऑफ ए लाइन। पार्ट ऑफ ए लाइन को हम लोग इसमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास फोर्थ टर्म है रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब देख लें, अगर ये सर्कल है तो इसके सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट ले ले एंड अगर और ये सेंटर है तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। यही लिखा भी गया है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये आपका सेंटर हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास क्या हो गई, रेडियस। यहाँ पर आपका कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं दिख रहा है, आपके पास रेडियस ऑफ ए सर्कल का डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, बाकी ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई टर्म नहीं है जो अनडिफाइंड है। अब हमारे पास फिफ्थ नंबर, ये लास्ट टर्म है डेफिनेशन का, ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल होता है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसमें ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग इसके पहले इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या है, रेक्टेंगल। हम लोग रेक्टेंगल को डिफाइन नहीं किए, बट मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, इस तरीके का रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, कम से कम वो एक एंगल 90 डिग्री का होता है एंड आमने सामने का साइड्स जो होता है वो इक्वल भी होता है एंड पैरेलल भी होता है। तो अगर इसमें ऑल 4 साइड्स, स्क्वायर में क्या होंगे, 1 2 3 4, ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगे एंड एक एंगल 90 डिग्री होगा, तब वो क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ये इस तरीके का रेक्टेंगल होता है जिसमें ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।